अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो आपको याद दिला दूँ, जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था वन प्लस वन वाला, उसके लिए आपने काफ़ी दोस्तों ने उसको एनकरेज किया, उसको कहा कि हम उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं। तो वन प्लस वन का मतलब ये है कि आप में से हर शख्स जो है वो कम से कम एक सब्सक्राइबर जो है वो उसको रिकमेंड करे और मैनेज करे, ताकि हम ये जो स्नोबॉल इफ़ेक्ट है इसको आगे तक लेके जा सकें, और ये जो हम बात करते हैं, हम कंटेंट आपके सामने प्रोड्यूस करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इसमें आपका रोल है वो अपने अदा करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना साथ साथ काम करें, ताकि मिल के एक टीम वर्क के तौर पर इसको आगे बढ़ाया जा सके। आज की जो ग्लोबल अपडेट्स हैं उसमें सबसे पहला जो एक मंसूबा नज़र आ रहा है वो ये है कि तालिबान की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए उनके मुतवाज़ी एक हुकूमत जो है वो बनाई जाए, और उसके लिए प्रैक्टिकली काम शुरू हो चुका हुआ है। और ये अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं बाकी लोगों को पता चला, लेकिन ये है कि तालिबान को इस चीज़ का पता चल गया है कि उनके खिलाफ ये मंसूबा जो है, हेडेड बाय हमारा हमसाया और को हेडेड बाय उनका, जो उन्होंने आजकल जिसको खुदा बनाया हुआ है वो, ये दोनों मिलके, और साथ साथ उनके छोटे छोटे चेले भी हैं। तो ये एक उन्होंने मंसूबा बनाया है कि तालिबान को ना तो तस्लीम किया जाए, ना ही उनकी जो उनके फंड्स हैं उनको रिस्टोर किया जाए, अनफ्रीज किया जाए, बल्कि उनको टफ टाइम दिया जाए और उनको डिप्लोमेटिकली भी बहुत टफ टाइम दिया जाए। और उसका तरीका ये है कि वो उनके मुतवाज़ी जो हुकूमत है, जो पिछली हुकूमत थी, उसी के लोगों को इस्तेमाल करते हुए बाहर के ममालिक में ये कहा जाए कि जी ये लोग जो हैं ये इल्लीगल आए हैं, इनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। तो इसलिए जो प्रीवियस हुकूमत थी वो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अमल के बाद आई थी, तो उसी को तस्लीम करते हैं हम और उसी को आगे लेके बढ़ेंगे। अब इसके हवाले से जो प्रैक्टिकल उसकी जो मैं आपको बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन थी, वो हमने देखी जबकि स्विट्ज़रलैंड की जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पे लोग लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक इज्तिमा किया, और उसको मैं आपको पढ़ के भी बल्कि सुना देता हूँ कि उन्होंने एक 18 आर्टिकल की स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे उन्होंने रिलीज़ की है, अफ़गानिस्तान की एम्बेसी जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारी जो हुकूमत है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, और वो चूँकि उसके आइन के तहत आई थी, तो इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो हमें तस्लीम करे कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। और यही वजह है कि यूएन में आपको याद है कि अभी तक अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है, उसके नुमाइंदे सुहेल शाहीन साहब को वहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई अभी तक रिप्रेजेंट करने की। तो ये स्विट्ज़रलैंड में जो एम्बेसी है अफ़गानिस्तान की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने लिखा है कि द स्टेटमेंट सेज ऑफिशियल्स of the former government and a number of political leaders will work so that the former government can continue operating। यानी पिछली जो हुकूमत है वो चलती रहे, और जो ये जो अभी तालिबान आए हुए हैं इनको रिकग्नाइज ना किया जाए। और यही वजह है कि जो तालिबान का जो कल्चरल कमीशन है, कल्चरल कमीशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल मिनिस्ट्री, उसके जो साथ मुंसलिक हैं अनामुल्लाह समंगनी साहब, उन्होंने ये कल स्टेटमेंट दी है कि जनाब ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये यूजलेस हैं और इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये अब तालिबान को समझ आनी शुरू हो गई है कि किस तरीके से एक मुतवाज़ी हुकूमत बना के तालिबान को टफ टाइम दिया जाएगा, और इंटरनेशनली उनके लिए मसाइल जो हैं वो खड़े करने की कोशिश की जाएगी। इस तमाम के बावजूद कि पहले इन्होंने उन्हीं के साथ मुज़ाकरात किए दोहा में, और उन्हीं के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है, और ये हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन इसमें जो बेसिकली जो ये स्विट्ज़रलैंड का वाला मामला हुआ है, ये काफ़ी सीरियस हो सकता है, क्योंकि उसमें जो आर्टिकल 4 है, वो मैं देख रहा हूँ कि उसमें उन्होंने लिखा है कि द 3 ब्रांचेस ऑफ द स्टेट आर बिकमिंग ऑपरेशनल, convening meetings and adopting decisions on relevant issues and will prepare to resume its activities in Afghanistan। ठीक है ना? तो उनके इरादे ऐसे नहीं है, और ये मैं आपको बताऊँ कि ये ऐसे ही खाम-खा में कोई उठ के इस तरह की स्टेटमेंट्स वो नहीं दे देता। ये पूरा ग्रुप है इसके पीछे, और इसके पीछे इनको जो तायीद हासिल है, वो स्पॉयलर्स की तायीद हासिल है। तो उन्होंने बेसिकली अपना ऐलान कर दिया है,
اور जो उनका आर्टिकल 2 है जो इस स्टेटमेंट का, वो ये कह रहा है कि फॉलोइंग द डिपार्चर ऑफ अशरफ गनी फ्रॉम अफगानिस्तान एंड हिज डिसोसिएशन विद पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट विल लीड द कंट्री एज अ केयरटेकर प्रेसिडेंट। और वो कौन है? अमरुल्लाह सालेह। अब आपको पता चल गया ना अमरुल्लाह सालेह कौन है, आपको पता ही है। और उनके डांडे कहाँ पे मिलते हैं वो आपको सब कुछ पता है। तो इसलिए अमरुल्लाह सालेह की ये नई चाल जो है बैक्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज ये आपके सामने आ गई है और मुतवाज़ी हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी और उसका जल्द ही आप ऐलान सुन सकेंगे। तो हम देखेंगे कि इसको क्या वो कैसे लेके चलते हैं आगे और इसको फॉलो भी करते रहेंगे। लेकिन जो साथ साथ जो चीज़ें बाकी हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तालिबान ने अमेरिका से ये जो कहा था कि आप हमारी एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं, ये उन्होंने ये इसलिए कहा कि पिछले कई दिनों से अमेरिकन ड्रोन्स जो हैं वो वहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं और उनको बताया गया है कि वहाँ पे अमेरिकन ड्रोन्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तो सेंट्रल एशिया से आ रही हैं तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है तालिबान के लिए मसला है क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितनी भी हैं उन्होंने इनकार कर दिया था अमेरिकन को बेसिंग राइट्स देने का। अब क्या हो सकता है दूसरी ऑप्शन ये है कि वो गल्फ से उड़ रहे हों, और अगर गल्फ से उड़ रहे हैं तो जाहिर है कि वो फिर एयर स्पेस किसकी यूज़ कर रहे होंगे, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ कर रहे होंगे। और पाकिस्तान की एयर स्पेस किस बुनियाद के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि वो जो जी लॉक्स वगैरह हमने दी हुई थी, एयर लॉक्स वगैरह जो एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन दी हुई हैं वो कब तक हैं, वो कब तक वैलिड हैं और क्या वो उनकी एक्सपायरी हो चुकी भी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो सकता है कल को अगर तालिबान ने ये मामला पाकिस्तान के साथ उठा दिया कि जी आप किस हवाले से एयर स्पेस दे रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आएँ और हमारे पे अटैक करें। अब सूरत हाल ये है कि जो अमेरिकन ड्रोन्स हैं वो तो आ रहे हैं, वो तो आएँगे, लेकिन उनके बारे में अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि जी हमें किसी नई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हम तालिबान के लिए भी और वहाँ पे अगर अल-कायदा के मामलात भी आते हैं, तो आपको याद होगा कि 9/11 के बाद वहाँ पे एक एक्ट बना था जिसको कहते थे AUMF ऑम्फ, ठीक है? वो क्या था? ऑथराइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स। ये जो एक्ट था, वो कहते हैं कि हम उसके तहत हम ऑथराइज़्ड हैं कि हम जहाँ पे भी चाहें और हमें अगर खतरे की कोई घंटी बजती है, तो हम जाके वहाँ पे उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं और वहाँ पे ड्रोन्स वगैरह का भी इस्तेमाल वो हम कर सकते हैं। अब तालिबान जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इस तरह हुआ तो आप बेसिकली हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो सामने आई है, वो ये भी आई है, आपको याद है कि जब 15 अगस्त को जब ये टेक ओवर हुआ था काबुल का, तो उससे पहले तालिबान ने अमेरिकन्स को गारंटी दी थी कि वो काबुल में नहीं जाएँगे और आपको याद है कि वो इर्द-गिर्द के इलाकों से सारी वो चीज़ें कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे और काबुल तक नहीं गए थे। लेकिन जब 15 को वो जो अशरफ गनी साहब हैं, उनको दौरा पड़ा और वो वहाँ से भागे, तो फिर मामला जो थे वो ख़राब हुए और इनकी मीटिंग हुई दोहा में जनरल्स के साथ तालिबान की। उसमें उन्होंने कहा कि देखें, ये जो सूरत हाल है, या तो आप इसको सँभाल लें और अगर नहीं आपसे सँभल सकती, तो फिर हमें आप बताएँ कि हम एंटर हो जाएँ। उसमें उन्होंने ये उनको ऑफ़र की थी कि एयरपोर्ट को जो उसकी सिक्योरिटी है, वो आप ले सकते हैं और वो आप ले लें। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि अमेरिकन्स ने कहा कि नहीं, ये हमारे से ज़रा बड़ा काम है, हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि हम इसकी सिक्योरिटी जो है वो सँभाल सकें। तब जाके आपको याद है कि सिर्फ़ एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने अपने जो मामला थे वो रखे और बाहर की सिक्योरिटी तालिबान के पास आई और इसी वजह से फिर तालिबान काबुल के अंदर भी दाखिल हुए। तो ये नई चीज़ जो सामने आई है कि उन्होंने इतराफ़ किया है और ये अब अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि हमें ऑफ़र की गई थी कि आप वहाँ पे आके, तो तालिबान ने उनको ऑफ़र किया कि आप जाके काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सँभाल लें, लेकिन उन्होंने नहीं सँभाली। अब सूरत हाल ये है कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो चाइना के साथ मामलात हैं, वो उनके ऊपर हर रोज़ कोई ना कोई नई डेवलपमेंट आ रही होती है। अब चाइना ने यूएस को कहा है
کہ آپ کو اسپیس میں بڑا مسئلہ ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں شاید ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اسپیس کے اوپر چائنا کی جو اتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے امریکنز کو یہ ڈر ہے کہ اب اٹیک اگر ہوگا تو اسپیس سے ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خلاص سے چائنیز جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. اب بلکہ پچھلے دنوں میں جو ان کے ایئر فورس کے سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ چائنا کا جو سلسلہ ہے وہ یہ اس حد تک پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں اسپیس کے اوپر سے آ کے اٹیک کر سکتے ہیں. تو چائنا نے یہ ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو آرمز کنٹرول کرنے کے لیے اسپیس میں آئیے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم سے بات کر لیں. تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لیکن میں نے کہا آپ کو یہ ذرا بتا دوں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اپڈیٹس بھی مختلف کرتا جاؤں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے تقریباً آپ دیکھ لینا کہ کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں کہ امریکہ کانسٹنٹ وار میں ہے. ایک جنگ کی کیفیت چل رہی ہے. اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امریکن اکانومی پہ بھی پڑ رہا ہے. امریکن سوشل انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی اس کے پہ بھی پڑ رہا ہے. آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ آپ امریکہ میں جائیں نا تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ امریکہ, سڑکیں ٹوٹی ہوئی, حال کوئی نہیں ہے, انسٹیٹیوشنز تو بنے ہوئے ہیں لیکن جو انفراسٹرکچر جو بننا تھا جو ساتھ ساتھ بنتے رہتا ہے وہ نہیں بن سکا. آپ ذرا مڈ ویسٹ میں چلے جائیں, آپ جو بائبل بیلٹ ہے اس میں چلے جائیں تو آپ کو یہ میں آپ کو 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب تو خیر مزید بھی حالات برے ہوں گے. اس لیے انہوں نے $3 ٹریلین کا جو انفراسٹرکچر پیکج ہے وہ اناؤنس کیا. اب اسے تنگ آ کے ایک سروے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو میجورٹی آف دا پبلک ہے خاص طور پہ جو نوجوان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے, ان کی تقریباً 39% کی ایک جو میجورٹی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ کم سے کم اب ہونی چاہیے اور زیادہ زور جو ہے وہ ڈپلومیسی کے اوپر ہونا چاہیے. دوسری طرف 16% جو ہے یعنی ان سے آدھے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنگ اگر ضرورت ہو تو وہ کر لینی چاہیے. لیکن جو 39% لوگ ہیں اور نوجوان ان میں اکثریت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اب ڈپلومیسی کی طرف جانا چاہیے. وارز اب ہم نے بہت لڑ لی ہیں ورنہ ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ ایک پبلک اوپینین بھی ان کے خلاف جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بائیڈن کی اپروول ریٹنگ ہے وہ تاریخ کی بدترین اپروول ریٹنگ پہ آ چکی ہوئی ہے. کسی بھی نئے صدر کا پہلے سال میں اس حد تک ان پاپولر ہو جانا کبھی بھی نہیں ہوتا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ 50% سے نیچے آ چکے ہیں اور مزید نیچے جا رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے. اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتا دوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور جو بحث ہو رہی ہے امریکہ میں وہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ کولڈ وار اگر آپ نے شروع کرنی ہے تو آپ کولڈ وار کس کے اگینسٹ کریں گے؟ چائنا کے اگینسٹ کریں گے, رشیا کے اگینسٹ کریں گے, کیونکہ پہلے تو آپ سوویت یونین کے خلاف لڑتے رہے کولڈ وار, یا دونوں کے خلاف کریں گے؟ اور اگر دونوں کے خلاف کریں گے تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ کیونکہ دونوں طاقتیں جو ہیں وہ بڑی طاقتیں ہیں اور اگر وہ آپ کے خلاف ہوتی ہیں تو دنیا میں باقی جو کیمپس ہیں obviously ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ سپورٹ میں آ گئی ہے سامنے. تو اس میں اب امریکہ کا کیا بنے گا یہ سب سے بڑا کویشچن ہے کہ جو اس وقت امریکن جو بلوب ہے جو کہ ان کی فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ جناب یہ کس طریقے سے آپ کولڈ وار میں جا رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ اگرچہ کہتے رہتے ہیں کہ کولڈ وار نہیں ہے لیکن کولڈ وار ہے تو صحیح, تو وہ کس کے اگینسٹ ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا. اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم اس کا تجزیہ کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے. لیکن یہ جو متوازی حکومت والی میں نے آپ کو بات بتائی اس کو کانسٹنٹلی آپ نے مانیٹر کرنا ہے اور آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ یہ معاملات کس طرح جا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ ایک کیسا ایشو ہے جو کہ اس سے بڑھ کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے نہ صرف طالبان کو, افغانستان کو, بلکہ پاکستان کو بھی. تو اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.